कैपेसिटर ओनली वाले सर्किट में। अब देखो ओनली कैपेसिटर में क्या होगा, इसमें भी सेम ही चीज़ें चेक करनी है। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ L है तो मैं इस L का रेजिस्टेंस भी लिख ही देता हूँ, विच इज़ XL। XL इज इक्वल टू, सॉरी L नहीं है, C है ये कैपेसिटर। तो ये आ जाएगा XC इज इक्वल टू 1/ω/C। ये इसका रेजिस्टेंस होगा। अब ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये वैल्यू दी होती, नहीं दी होगी तो आपको ऐसे फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ से आप ओमेगा उठाओगे, यहाँ से आप C की वैल्यू उठाओगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अभी चलो सपोज तो बाद में करते हैं। अब देखो फिर से वोल्टेज दिए, अब वोल्टेज दिए तो क्या करना है, तो आपको करंट फाइंड करना है। तो इस सर्किट में जो करंट चलेगा वो होगा ये वाला I। इस I की वैल्यू क्या होगी, इस I की वैल्यू होगी I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब आपको पता है कैपेसिटर किसका अपोज करता है, सडन चेंज इन वोल्टेज का, ठीक है, मतलब चेंज इन वोल्टेज का। तो चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है, इसका मतलब वो करंट को अपोज नहीं करेगा, वो वोल्टेज को ही अपोज करता रहेगा। तो इसका मतलब करंट जो है वो आगे निकल जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पीछे रह जाएगी। पर हम क्योंकि करंट ही लिख रहे हैं तो हमें करंट की ही बात करनी है, तो करंट की बात कर लेते हैं। तो कैपेसिटर में जो करंट क्रॉस होगा वो आगे निकल चुका होगा, कितना, π/2। तो ये आ गया +π/2। बस इतना सा काम। लो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, अब आपको I0 फाइंड करना है। I0 इज इक्वल टू, वो क्या होता है, E0 बाय रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटिव सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज XC, विच इज E0 इंटू ω/C। आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। बस हो गया सॉल्व, इतना सा ही फाइंड करना है बस। बाकी ERMS IRMS वो अब आपको फाइंड करना आता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अब वोल्टेज दी हुई है 10 साइन ऑफ ओमेगा टी और XC की वैल्यू भी दे दी है विच इज़ 2 ओम, ठीक है। तो बाकी सब तो फाइंड कर ही लिए, वेव हमारे पास पूरी बन गई है सिवाय किसके, I0 की। तो I0 कितना आएगा, I0 इज E0 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज 10/XC। XC कितना दिया, 2। आंसर आ गया 5 एम्पियर। उठाओ इसको, पुट करो इसमें, इक्वेशन बन गई फाइनल। I इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके अलावा क्या पूछा होता है वो वही है, RMS ERMS IRMS वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे फाइंड करते हैं। इतनी सी ही चीज़ें आपने पेपर में भी लिखनी होती है, बोर्ड के पेपर में भी और कॉम्पिटिटिव में भी इतना सा ही काम होता है। बस आपको ये याद रखना है कि कैसे निकलते हैं, ठीक है। क्या किस में अपोज होता है वो याद रखना है। अच्छा इंडक्टर में हमने लिखा नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ लिख देते हैं हम, इन इंडक्टर कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज। तो याद रखना है आपको, वोल्टेज से ही याद रखना है ज़्यादातर, ठीक है। तो वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री या π/2 और I lags behind वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अगर आपको क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन है तो आपने करंट को लीड करवा देना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में करंट गिवन है तो आपने वोल्टेज को लैग करवा देना है, बस इतना सा काम है। ओह उल्टा बोल दी मैंने। कहने का मतलब है अगर क्वेश्चन में वोल्टेज दी होगी, ठीक है, तो करंट को पीछे कर देना। हाँ ये बोलना था, अगर क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन होगी
तो आपको करंट निकालना पड़ेगा ना, तो करंट क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। अगर करंट गिवन है तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको वोल्टेज को आगे शो कर देना, जो कि आपको ऊपर डायग्राम में दिख रहा है। हाँ, ये था। लाइन आपने इन दोनों में से कोई, लिखने को तो दोनों लिख सकते हो, सॉल्व करते टाइम आपको एक ही याद रखनी है, ठीक है, कि वोल्टेज दी है तो फिर करंट को देख लो कहाँ जा रहा है, करंट पीछे रह रहा है, डायग्राम से याद रख लेना आपने, और वोल्टेज आगे निकल जा रही है, बस इतना सा काम। ठीक है, अगला देखो। अगले का जो फेजर डायग्राम है वो भी कुछ इसी टाइप का होगा, बस फ़र्क इतना होगा कि ये है ई नोट का। अब आपको पता है कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे रह जाएगी, करंट आगे निकल जाएगा। कितना करंट आगे निकलेगा, 90 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री आगे बना देता हूँ मैं। तो मेरे ख्याल से ये बन गया 90 डिग्री। स्केल से बनाओगे एकदम अच्छे से तो आपके पास सारी वैल्यूज़ बिल्कुल एकदम एक्यूरेट जगह पे आएंगी। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास आई नोट और ए नोट का ग्राफ, ये आ गया आई नोट। अब यहाँ पे किसका ग्राफ बना है, तो क्योंकि करंट की वैल्यू में क्या आ रहा था, करंट की वैल्यू में आ रहा था साइन ऑफ मेगा टी प्लस पाई बाय 2, साथ में शायद 5 आया था, और ये आ गया करंट। तो करंट देखो 90 डिग्री आगे निकल गया, और होना भी चाहिए, इसका मतलब होगा साइन का ग्राफ बनाना है और उसको पाई बाय 2 से शुरू करना है। तो देखो वाइट वाला जो ग्राफ है वो पाई बाय 2 से शुरू हो रहा है, मतलब ग्राफ हमने साइन का ही बनाया है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कितना होगा, स्टार्टिंग फेज 90 डिग्री। तो एक्चुअली में ये ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, इसलिए ये यहाँ से शुरू होगा। तो देखो ये बन गया ग्राफ, और यही ग्राफ आपका किसका है, करंट का। आप चाहो तो जीरो से पहले वाले को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये वाला जो पार्ट है इसको नेग्लेक्ट कर दो, मत देखो इसको, आप बाद वाले को देखो। ठीक है, तो वो बन जाएगा। तो ऐसे करके ये दूसरा ग्राफ बन जाता है। दिस इज योर फेजर डायग्राम ऑफ कैपेसिटर ओनली सर्किट। तो फेजर डायग्राम अब आपको याद रखना है, ये कोस का ग्राफ बना है, आप चाहो तो इतने से पार्ट को इग्नोर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाना तो ग्राफ इतना सही है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो आप इसमें चेक भी कर सकते हो कि सब 90 डिग्री आगे पीछे चल रहे हैं। देखो साइन वोल्टेज की वैल्यू, जब वोल्टेज की वैल्यू कहाँ पे, हाईएस्ट पे, ये देखो हाईएस्ट पे, उसी टाइम पे करंट भी कहाँ पे, जीरो पे, मतलब 90 डिग्री आगे पीछे चल रहे हैं, सिंपल, ये चेक करना होता है बस, और यही याद भी रखना है। ठीक है, और आप इसमें लिखोगे क्या, इसमें लिखना है पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, और दिस इज 2 पाई। दिस इज योर फेजर डायग्राम फॉर दिस। अब मैं इसको हटा के यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ, जो कि है हमारे पास कितनी, उसमें लिखना है कि इन कंडक्टर नहीं, इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर क्या होगा, करंट आगे निकल जाएगा, तो आई लीड्स वी बाय 90 डिग्री, वी लैग्स बिहाइंड आई बाय पाई बाय 2। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर आपको वोल्टेज गिवन है तो करंट को लीड करवा दो, अगर आपको करंट गिवन है तो वोल्टेज को लैग करवा दो। ठीक है ना, कितना लैग करवाना, पाई बाय 2। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ किस केस में है, जब ओनली कैपेसिटर लगा होगा तब, या ऊपर वाला किस केस में था, जब ओनली क्या लगाओ, इंडक्टर। ठीक है, तो उस केस में